गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह चौहान आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम बात करें, पिछली क्लास में हमने जो बात की थी, हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी पढ़ रहे थे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, किस प्रकार से होता है, किस कारण से पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, किस प्रकार वे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, क्या मेथड होता है। तो वह सारी प्रक्रिया पढ़ी थी हमने प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के द्वारा पर्णहरित के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। और भोजन का निर्माण हमने बात की थी, तो वो ग्लूकोज के रूप में, शर्करा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी विमुक्त होती है। ये अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। C6H12O6, उसके अलावा ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है। अब यहाँ देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मैंने आपसे पूछा था, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ये जो ऑक्सीजन है, ये किसके द्वारा होती है? ये जल के द्वारा विमुक्त होती है। और किस प्रक्रिया में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश अभिक्रिया में। जबकि हम बात करेंगे जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा या ग्लूकोज का जो निर्माण होता है, वो किस अभिक्रिया में होता है? अब किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अप्रकाश अभिक्रिया के द्वारा। और अप्रकाश अभिक्रिया में बात करेंगे, जो ये होती है स्ट्रोमा में संपन्न, ये होती है थाइलेकॉइड में संपन्न। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये जस्ट मैंने लिखा आपको कि ये सारी जानकारी हमने पढ़ी थी। और क्या उपस्थिति चाहिए? एक तो सूर्य के प्रकाश की, और कहां पे गिरना चाहिए प्रकाश? पर्णहरित पर। और पर्णहरित कहां पाए जाते हैं? हरित लवक में। यहाँ पे ये हरित लवक में पर्णहरित उपस्थित होते हैं। और प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। अब पिछली क्लास में हमने बात की, प्रकाश अभिक्रिया पूर्ण रूप से पढ़ ली थी और अप्रकाश अभिक्रिया की बात कर रहे थे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अप्रकाश अभिक्रिया में हम बात करें, अप्रकाश अभिक्रिया, इसकी खोजकर्ता कौन है? यहां पे ब्लैकमैन। कौन है? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने अप्रकाश अभिक्रिया की खोज की थी। अब अप्रकाश अभिक्रिया जो होती है, ये 3 चरणों में संपन्न होती है। पहली जो इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है, ये अप्रकाश अभिक्रिया, एक तो हम इसको कह सकते हैं C3 चक्र। C3 चक्र, या इसी को कहा जाता है केल्विन चक्र। केल्विन चक्र। और यहाँ पे इसको केल्विन चक्र या C3 चक्र यहाँ पे क्यों कहा जाता है, उसकी बात करें। केल्विन चक्र तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो खोज की थी केल्विन बेंसन ने की थी। केल्विन बेंसन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। ये वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने इस चक्र की खोज की थी, इस कारण से इसको केल्विन चक्र कहा जाता है। और C3 चक्र क्यों कहते हैं, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं बस इस चक्र में। ठीक है, अब मैं सिर्फ पहले आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अप्रकाश अभिक्रिया में कौन कौन सी पढ़ेंगे? एक तो C3 चक्र पढ़ेंगे, उसके अलावा एक पढ़ेंगे C2 चक्र, जिसको कहा जाता है प्रकाश श्वसन। फिर एक पढ़ेंगे अपन C4 चक्र,
ये आता है C4 पादपों की बात करेंगे। C4 पादपों में पाया जाता है जैसे मक्का हो गया, गन्ना हो गया और चिनोपोडियम हो गया। इस तरह के पादपों में इस प्रकार का चक्र पाया जाता है और इससे C2 चक्र से बचने के लिए C4 पादपों का विकास हुआ है। फिर इसके अलावा एक और चक्र पढ़ेंगे हम, जो कि हम पढ़ेंगे कैम प्लांट से संबंधित, कैम पादप कहेंगे जिसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे अप्रकाश अभिक्रिया में और इनसे एक प्रश्न जरूर आता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे C3 चक्र या केल्विन चक्र के लिए। तो केल्विन चक्र में, तो इसका नाम तो बताया मैंने, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसको क्लोरेला एल्गी में खोजा था। कौन सी एल्गी? क्लोरेला, ये शैवाल का नाम है। क्लोरेला शैवाल में इस चक्र की खोज केल्विन बेंसन द्वारा की गई थी। इस कारण से इसको केल्विन चक्र कहते हैं। और जो तकनीक इन्होंने काम में ली थी इस चक्र को खोजने के लिए, वो था C14 कार्बो डेटिंग, C14 और रेडियो डेटिंग भी कह सकते हैं। तो अब सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम इस अभिक्रिया में पहला होता है, अब बात करें हम सिर्फ C3 चक्र के लिए। तो C3 चक्र में जो पहला पद होता है, फर्स्ट स्टेप, वो होता है कार्बन का स्थिरीकरण। तो इसको कहा जाता है कार्बन स्थिरीकरण पद। अब देखो, सर्वप्रथम हमने अभी जो प्रकाश अभिक्रिया पढ़ी थी, प्रकाश अभिक्रिया में क्या पढ़ा था हमने कि जल का अपघटन, और जल के अपघटन से क्या बनता है? ऑक्सीजन। तो अभी हमारा एक और रिएक्टेंट था, एक और अभिक्रिया कारक था, वो था CO2, जिसको हमने उपयोग किया ही नहीं था, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था उस समय बोला था CO2 का जो उपयोग होगा कहाँ होगा? अप्रकाश अभिक्रिया में। अब देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे एक और अणु है जिसको कहा गया था राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबोलोज, हालांकि इंग्लिश में को, हिंदी में को एक ही बात है, ये ऐसे नाम चेंज नहीं होता है। अब आपका नाम पूजा हो या राकेश हो, आपका नाम चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, नाम परिवर्तित नहीं होगा। 1,5 बिसफॉस्फेट। अब यहां पे ये जो RUBP है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये कितने कार्बन का अणु है? ये 5 कार्बन का अणु है। इसमें एक अणु में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। और एक CO2 में बात करें तो ये हमें दिख रहा है कितने कार्बन है? यहाँ पे 1 कार्बन है। कितना कार्बन है? 1। तो 5 और 1 6। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ये दोनों मिक्स होते हैं तो 6 कार्बन का अणु बनता है, लेकिन 6 कार्बन क्या होता है? भारी होने की वजह से यहाँ पे अस्थिर होता है। तो अस्थिर होने से क्या होता है? वो बीच में से टूट जाता है और 3-3 कार्बन के 2 अणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 3-3 कार्बन के 2 अणु बनते हैं। और जो 3 कार्बन का अणु होता है वो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, और इसको 3PGA भी कहा जाता है। 3PGA। और अब ये कितने कार्बन का है? ये है 3 कार्बन का। और लेकिन हमारे पास कितने कार्बन हो गए? 1 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 है। तो हम क्या करते हैं? इसको 2 से गुणा कर देते हैं। मतलब कि हमारे पास ये जो 3PGA है, इसके कितने अणु मिलेंगे हमें? इसके 2 अणु हमें मिलेंगे। अगले ही पद में क्या होता है? जो ATP हमने प्रकाश अभिक्रिया में बनाई थी, जल का अपघटन करके, ये सारा प्रोसेस हमने पढ़ा था। 2 बड़े बड़े टावर लगाए थे, फोटो सिस्टम 1 और 2, प्रकाश वर्णक तंत्र प्रथम द्वितीय, वहां पे हमने ATP बनाई थी। वो ATP यहाँ पे उपयोग में ली जाती है, हालांकि एक ही पद में बताया गया है। ठीक है, ये अलग अलग पद में हम आपको दूसरा एक डायग्राम और दिखा दूंगा। तो पहला पद था हमारे कि जो कार्बन, वातावरण वाली कार्बन है, उसको फिक्स करना, जो हमने फिक्स कर दिया। किसमें कर दिया? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। तो पहला चक्र हो गया।
ठीक है। फिर ये जो 3PGA है, अगले ही पद में यहाँ पे ATP जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ATP। तो ATP जैसे ही अब इस अभिक्रिया में आएगा तो ये किस में टूटता है? वापस से ये विघटित होता है ADP में। तो यहाँ पे जो 3PGA था, 3PGA बन जाता है 1,3-BPGA। क्या बन गया? 1,3-BPGA, मतलब कि अब दो जगह फॉस्फेट समूह लगा है 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर? तो पहले सिर्फ 3PGA था, अब 1,3-BPGA हो गया। कब? जब एक और फॉस्फेट यहां आ गया। फिर अगले ही पद में हम बात करेंगे, जैसे ही यहाँ NADH2 का उपयोग होता है, यहाँ पे क्या होगा? पहले यहाँ हमने दोनों साथ में सामूहिक रूप से लिखा है, ATP का भी उपयोग हो रहा है और NADPH2 का भी उपयोग हो रहा है। तो पहले ATP का उपयोग होता है, जिससे क्या बनता है? 1,3-BPGA। फिर NADPH2 का उपयोग होता है, NADPH2, और यहाँ पे ये वापस से टूटता है NADP में, NADPH2, और इसके हाइड्रोजन दिए जाते हैं 1,3-BPGA को, जिससे बन जाता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। नहीं दिख रहा है? वैसे इंग्लिश में लिखा है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से अब इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो हमने जो प्रकाश अभिक्रिया में उत्पाद बनाए थे, एक तो ATP, दूसरा NADPH2, और दोनों का ही उपयोग हो गया है। और क्या बन गया है? पहले 3PGA बना था, वो बाद में 1,3PGA बना, और यहाँ पे फिर फाइनली जो बनता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप जो होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ देखो, जो हाइड्रोजन थी इसकी NADPH2 की, तो यहाँ वापस क्या बना? NADP। तो इसकी हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में इसको दे दी जाती है, और जब भी हाइड्रोजन ऐड होती है वहां उस अभिक्रिया को कहा जाता है अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, पहला कार्बन स्थिरीकरण, दूसरा अपचयन। अब जब हम एक थोड़ा सा आपको मैं प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं ले जाऊं आपको, तो यहां ये देखो अभिक्रिया हमने क्या यूज किया? एक तो CO2, एक जल। तो कहीं भी मैंने RUBP का नाम लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन अब देखना है इस चीज के लिए। तो मैंने यहां क्या यूज किया है? RUBP यूज किया है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है RUBP, राइबोलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट। तो ये अभी अभिक्रिया में हमने जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया थी उसमें RUBP का जिक्र वहां कहीं नहीं किया था, तो इसको वापस से देना होगा इसको। मतलब ये 5 कार्बन जो लिए हमने, क्या लिए? उधारी के तौर पे लिए। अब इसकी उधारी वापस चुकानी है, तो उधारी चुकाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है पुनर्उत्पादन, रीजनरेशन। तो तीसरा स्टेप जो कहलाता है वो होता है पुनः RUBP का पुनः निर्माण। RUBP का पुनः निर्माण, और RUBP का पुनः निर्माण होता है वो प्रोसेस रीजनरेशन कहलाता है। इस अभिक्रिया में भी एक ATP का उपयोग होता है। यहां बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ATP उपयोग में आएगी और 2 NADPH2 उपयोग आएगी, लेकिन इसको पुनः बनाने में एक ATP उपयोग आएगी। कब? सिर्फ अब जब हम एक कार्बन अणु की बात करेंगे। और आप इस अभिक्रिया में बात करेंगे तो यहाँ 6 कार्बन के अणु लिखे हमने। कितने लिखे हैं? हमने लिखा था एक कार्बन के अणु में 3 ATP काम आती है, 2 तो अपचयन के प्रोसेस तक आती है, उसके अलावा एक ATP जो है वो आती है वापस से पुनः निर्माण के प्रोसेस में, उसके साथ 2 NADPH2। तो 3 ATP चाहिए, 2 NADPH2 चाहिए। कब? जब सिर्फ यहाँ पे एक कार्बन का अणु हो, एक CO2 हो।
तो हमारे पास कितने हैं 6 है, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको भी 6 से करूंगा, इसको भी 6 से करूंगा, कितने हो गए 18। तो एटीपी चाहिए और NADPH2 कितने चाहिए 12 NADPH2 चाहिए। तो 18 ATP चाहिए, 12 NADPH2 चाहिए और इसका रेशियो निकाले तो 6 कम 6 6 दूनी 12 और 6 ती 18। तो इसके रेशियो जो निकलता है, अनुपात निकलता है 3:2 में निकलता है कि 3 अनुपात में ATP चाहिए और 2 अनुपात में NADPH2 चाहिए। कब? जब 6 कार्बन या 6 CO2 को स्थिरीकृत करना है और ग्लूकोज का अणु बनाना है। अब इसके बाद बात करें हम, ये पूरा प्रोसेस हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चक्र क्या कहलाता है केल्विन चक्र। अब ये देखो यहाँ पे 6 कार्बन सीधे लिए हमने 6 CO2 और ये जो है 5 कार्बन का RUBP राइबोलोज 1,3 बिस्फॉस्फेट, इसके साथ CO2 फिक्स हो रहा है, तो क्या बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद बनता है 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करता है वो एंजाइम जो होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब इसके 2 बार होता है, 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार होगा। हमने 3 PGA कितना बनाया था? 3 PGA जो बनाया था ये 3 कार्बन का अणु है और इसके 2 मॉलिक्यूल बने थे, 2 अणु बने थे, जो मैंने बताया 3 कार्बन है, 3 दूनी 6। उसके बाद इस स्टेप में हमने ATP खर्च किया था और कितने ATP? 2 ATP। 2 ATP को ADP में बदला था। कब? जब 1 CO2 हो। तो हमारे पास कितने CO2 है? सीधे 6। तो टोटल कितने हो गए? 6 दूनी 12। तो टोटल हमने लिख दिया 12 ATP। और एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो अब निर्माण हुआ 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। अब मैंने ये 12 क्यों लिखे? क्योंकि अणु कितने? 6 CO2 है। जब 1 CO2 था तो ये 2 थे, अब 6 है तो कितने हो गए? 12। क्लियर? अब इसके बाद 1,3 BPGA जाता है। अब चेन की अभिक्रिया होती है, उसमें ये 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में परिवर्तित हो गया। अब उसके अलावा बात करें यहाँ पे, अब ये जो है यहाँ से इस प्रक्रम में चला जाएगा CO2 का अणु, वो बनाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, चला गया शुगर के निर्माण में, या यूं कहें हम शर्करा के निर्माण में या ग्लूकोज के निर्माण में। लेकिन जैसे मैंने बताया उदाहरण के तौर पे हमने क्या लिया है? RUBP। जो RUBP ये लिया था हमने राइबोलोज बिस्फॉस्फेट और कार्बोक्सिलेज, ये उदाहरण के तौर पे लिया था। इसको वापस चुकाना है। ये राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट, सॉरी यहाँ तो ये रूबिस्को एंजाइम का नाम है, अभी बताएंगे इसके बारे में। रूबिस्को, तो ये वापस इसका निर्माण जो होता है वो होता है RUBP का पुनर्निर्माण। तो RUBP का पुनर्निर्माण होता है। इस पुनर्निर्माण में भी क्या होता है? 6 ATP खर्च होते हैं। कब? अगर 6 अणु CO2 के हैं। अगर 1 अणु CO2 है तो 1 ATP खर्च होता है। तो मैं आपको ATP गणना बता चुका हूँ, NADPH2 की गणना भी बता चुका हूँ कि अगर 6 CO2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, 6 CO2 के अणु हैं, तो हमें 18 ATP चाहिएंगे और 12 NADPH2 चाहिएंगे। 1 इसको पुनर्निर्माण में, 2 इसको अपचयन के प्रोसेस में और शुगर का निर्माण आगे की प्रक्रिया में हो जाता है। और ये पूरा चक्र जो होता है ये कहलाता है केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो RUBP का पुनर्निर्माण हो जाता है और यहाँ जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को कहा जाता है रूबिस्को, जिसका नाम है राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ठीक है, एक चीज यहाँ लिखने भूल गए, ऑक्सीजनेज क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको फिक्स कर रहे हैं? क्योंकि CO2 को फिक्स कर रहे हैं।
और यहाँ CO2 की जगह ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीजनेज आ जाता। तो ये दोनों की तरह व्यवहार करता है। अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन को फिक्स कर देगा, और अगर CO2 मिली तो CO2 को फिक्स कर देगा। और ये बात करें पूरे हरित लवक में, हरित लवक में 16% सिर्फ और सिर्फ रूबिस्को प्रोटीन होता है, और रूबिस्को प्रोटीन जो होता है उसकी 16 सब यूनिट होती है। इसकी बात करें हम तो कितनी सब यूनिट होती है, कितने इकाई उप इकाइयां होती है, उप इकाई होती है इसकी 16, और 16 भी 2 टुकड़ों में होती है, 8 बड़ी। अब जैसे क्या है, रूबिस्को एंजाइम है, एंजाइम मतलब प्रोटीन अणुओं से बना है, प्रोटीन की सब यूनिट उप इकाइयां होती है, तो 8 उप इकाई जो होती है बड़ी होती है, और 8 उप इकाई जो होती है वो छोटी होती है। अब जैसे मैंने हरित लवक आपको जब पढ़ाया था, एक चीज बताई थी, हरित लवक में खुद का डीएनए होता है, वो भी द्विरज्जी की वृत्ताकार कुंडलित डीएनए होता है। और वो डीएनए जो होता है वो आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन जो बनता है वो यहाँ पे 8 बड़ी इकाइयां बनाता है। किसकी? रूबिस्को की। तो 8 छोटी इकाइयां कौन बनाता है? 8 छोटी इकाइयां जो बनती है केंद्रक के डीएनए से बनती है। केंद्रक का डीएनए भी होता है ना, जो हमारे कोशिकाओं में होता है, पादप कोशिकाओं में होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो बात करें, ये क्रम कुछ इस प्रकार से चलता है, और उस पूरे चक्र को कहा जाता है केल्विन साइकिल। तो रूबिस्को के लिए पूरे ब्रह्मांड में बात करें, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो रूबिस्को है, ठीक है। और एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलाजन है, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये चीजें सारी हैं इससे संबंधित। किससे हम बात करेंगे? हरित लवक से संबंधित। और यहाँ एंजाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले CO2 को फिक्स किया जाता है, 6 कार्बोक्सिलेज इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि बाद में विघटित हो जाता है। मैंने कहा 6 कार्बन की वजह से ये अस्थायी होता है, ये पूरा सा स्टेबल नहीं होता है, इस कारण से ये विघटित होता है, और फिर 3 कार्बन के 2 अणुओं में ये टूट जाता है। तो ये प्रक्रम आगे चलेगा। 3 कार्बन के PGA से फिर 1,3-BPGA का निर्माण होता है। 1,3-BPGA ये बना, फिर 1,3-BPGA से बनता है, बात करेंगे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGAL। तो हम ये कह सकते हैं पहले तो इसके 3 चरण में कि पहले चरण में क्या होता है? 3PGA का निर्माण, 3PGA का निर्माण, फिर हम कह सकते हैं 3PGA से PGAL का निर्माण। तो ये तो क्या हो गया? कार्बन स्थिरीकरण चक्र, कार्बन स्थिरीकरण का पद। फिर हम बात करेंगे 3PGA से पहले बनता है 1,3-BPGA, फिर 1,3-BPGA से PGAL का निर्माण। तो 3PGA से 1,3-BPGA। एंजाइम की बात करेंगे तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फिर यहाँ पे 1,3-BPGA से 3PGAL का निर्माण, एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे जो ये पद होगा ये हो कहलाता है अपचयन का पद। पहले में ATP उपयोग होती है, दूसरे में यहाँ पे NADPH2 का उपयोग होता है, NADPH2, और तीसरा होता है RUBP का पुनः निर्माण। और उस दौरान उसको रीजनरेशन स्टेप कहा जाता है। इस दौरान भी एक ATP खर्च होगी, एक ATP का उपयोग होगा। यहाँ 2 ATP, यहाँ 2 NADH2, सिर्फ एक कार्बन के अणु के लिए, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे सिर्फ केल्विन साइकिल से संबंधित है, C3 चक्र। अब इसको C3 चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला जो स्थायी उत्पाद होता है ये 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का अणु होता है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? C3 चक्र, C3 चक्र, ठीक है। तो इस कारण से C3 चक्र है। यहाँ पे इसका नाम होने के कारण कि इसके 2 नाम है, एक तो केल्विन साइकिल, दूसरा C3 चक्र।
तो ये सारे मैकेनिज्म इस तरह से चलेगा। बाद में हम बात करेंगे C2 चक्र की, फिर C4 चक्र की, फिर कैम्प्लांस की, फिर कुछ हम अंतर पढ़ेंगे C4 C3 में, C2 C3 में, और उसके अलावा हम प्रकाश अभिक्रिया में अंतर की भी बात करेंगे। ये सारी चर्चाएं हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न रहता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमसे पूछिए। आपका प्रश्न जैसे ही हमारे पास पहुंचेगा हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत प्रभाव से करेंगे, ठीक है। तो अपने मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रखें, ठीक है। और इसी की उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे चैनल के सारे अपडेटेड वीडियोस आप तक, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आज्ञा चाहूँगा।